Hello everyone, welcome to Pathshala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone, welcome to this video. Today we are going to start the last lecture of the chapter Force and Pressure of Class 8. In all the previous lecture, we all had learned about Introduction to Force, Properties of Forces, Effects of Forces, Contact and non-contact forces, examples of contact and non-contact forces, pressure, properties of forces, upthrust and atmospheric pressure. So these are all those topics which we had learned in all those previous lectures, right? हम लोगों ने previous सारे lectures में ये सारे topics ख़त्म कर लिया था, सबके बारे में समझ लिया था कि कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में देखा था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी पे अगर एक्ट करता है तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, यानी बेसिकली अ फोर्स इज पुश और अ पुल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स में देखा था 6 प्रॉपर्टीज। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखा था, कुछ कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देख लिया था कि वैसा फोर्स जिसको प्लेस होने के लिए दोनों बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर टेकिंग प्लेस ऑफ एनी फोर्स देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, देन दैट फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल्स देखे थे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के। कॉन्टैक्ट में था अपना फ्रिक्शनल फोर्स था, मैकेनिकल फोर्स था, मस्कुलर फोर्स था। नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, मैग्नेटिक फोर्स था। फिर आया था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर्स देख लिया था। अपथ्रस्ट देख लिया था। अपथ्रस्ट क्या था? कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया था कि जो हमारे आसपास जो एयर का ब्लैंकेट है, वही एयर का ब्लैंकेट जो हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, उसी एयर के वेट के कारण जो अपने ऊपर फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने के लिए, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो उससे हम लोगों को इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? कहीं भी प्रेशर लगेगा तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, फिर हम लोग के बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होते रहते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है अपने अंदर, उस ब्लड सर्कुलेशन के कारण, वो भी एक फ्लूइड है, उसके कारण जो प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कॉम्पनसेट कर देता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको फील नहीं होता। समझ में आ गया? इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स। जो स्कूल बैग हम लोग यूज करते हैं उसका जो स्ट्रिप्स होता है, जो हमारे कंधे पे लगा होता है स्ट्रिप्स, जिसकी हेल्प से हम हैंग करते हैं किसी बैग को, वो स्ट्रिप्स वाइड क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज द रीजन दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area, therefore more is the area, less is the pressure exerted, therefore it becomes easy to carry school bag with wide strips। हम पहले भी जानते हैं कि चूंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे बैग के स्ट्रिप्स होते हैं उसका एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा यानी हमारे ऊपर बनने वाला दबाव कम हो जाएगा और हमको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। सो वी यूज a wider area strips for hanging a school bag. Got the point? The next question is why do climbers take oxygen cylinder along while climbing heights? जो climbers होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों चलते हैं? जब वो किसी हाईएस्ट पॉइंट पे क्लाइंब कर रहे होते या फिर कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों चलते हैं? This is because of the reason that atmospheric pressure decreases with height, therefore it becomes difficult to breathe at higher pressure, so they bring cylinder with them. So what happened in this case, when we move away from the earth's surface, the density of air molecules become thinner as compared to the earth's surface। हम लोग सब जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये मैक्सिमम होता है अर्थ सरफेस पे, यानी कि ये मैक्सिमम होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स बढ़ाते हैं, यानी जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता? हम लोग सबको पता है कि जितना भी मास है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी मैटर्स है इस अर्थ पे, सारे मैटर्स पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है सारे मैटर्स पे, सारे मास पे जो भी अर्थ पे मौजूद है। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ से लगता है? सेंटर ऑफ अर्थ से। तो अर्थ पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब पे क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और ये जो फोर्स होता है वो अर्थ के सेंटर से लगता है, ठीक है। अब क्या है, जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा होता है, और जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ये पुल ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और चूंकि अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। जो अर्थ सरफेस होते हैं यहाँ पे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, सो वी आर easily able to breathe, right? But if we move to the higher altitude or if we move far from the earth's surface, the air density becomes lesser because the atmospheric pressure becomes less due to the pull of gravity. चूंकि हम लोग ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ते जाता है अर्थ सरफेस से, और जितना भी अर्थ सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करेगा. चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करता है तो जो डेंसिटी होता है एयर मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम हो जाता है, यानी अब एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं. Or since the density decreases, we are unable to breathe easily. So there is only one condition left for the mountaineers, that he must bring cylinders with them at high altitudes. Understand that why climbers takes oxygen cylinder along with them? Everything is clear? Moving forward, the next is what makes a balloon get inflated when air is filled in it? कोई balloons inflate क्यों कर जाता है, यानी बड़ा क्यों हो जाता है जब उसके अंदर हम air fill करते हैं, right? This is because when air is filled into balloon, the balloon gets inflated because gases exerts pressure in all directions. The air filled in the balloon pushes and exerts pressure on the walls of the balloon in all directions, hence it inflates. जो balloon होता है वो रबर का बना होता है and rubber has elastic property. So when we fill air in the balloon, there introduced a air pressure inside the balloon. We all know that fluids exerts pressure in all directions. We had discussed in the earlier lectures that fluids exerts pressure in all directions. So when we fill air in the balloon, the air pressure inside the balloon pushes the walls of air all around in all directions, hence the balloon gets inflates. समझ में आ गया that why balloon inflates when air fill in it, right? So moving forward, the next question is explain why wide steel belt is provided over the wheels of an army tank. Do all of you had seen a army tank in any movies? So this is because a wide steel belt is provided over the wheels of an army tank because we know that pressure is equals to force upon area. So we provide a larger surface area which causes the pressure of the tank on the ground to decrease, allowing it to move easily and not sink into the ground. We all know that if area increases, the pressure decreases because pressure is inversely proportional to area. So if we increase the area, the pressure will be get decreases, right? So when we increase the area of the steel belt, the wider one, if we increase the area of the sheet belt, the pressure of the tank on the ground decreases. जैसे ही हम स्टील बेल्ट का एरिया इंक्रीज करते हैं यानी उसको वाइडर बनाते हैं तो ग्राउंड पे वो ज़्यादा जगह छेकता है यानी ज़्यादा एरिया कवर करता है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन कवरेज एरिया जो एरिया होता है वो अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. जैसे ही एरिया ज़्यादा होगा तो इस टैंक के कारण जो ग्राउंड पे प्रेशर लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ड्यू टू दैट रीजन द टैंक डज नॉट सिंक टू द ग्राउंड. सबको समझ में आ गया? ओके. So moving forward, the next is explain why potters place a thick round of piece of cloths on their head when they have to carry heavy loads. तो हम लोग सबने देखा होगा कि जब भी कोई potter carries heavy loads on their head, they put a thick round of piece of cloth on their head to decrease the pressure. तो जो potters होते हैं वो जब heavy loads लेके चलते हैं अपने head पे तो वो क्या करते हैं, एक round piece of cloth लेते हैं. Due to the reason that potters place a round piece of cloth on their head when they carry heavy loads, as the round piece of cloth increases the area on which the load is placed. We know that when surface area is more, then pressure is less. As a result, the pressure on their heads get reduces. जैसे ही वो एक क्लॉथ का बड़ा सा पीस रखते हैं अपने सर पे तो क्या होता है, जो हमारा एरिया होता है that increases, and due to the increase in area, the pressure due to the load on our heads become less. The pressure decreases, so we feel easy to carry heavy loads. समझ में आ गया? इसलिए क्या होता, जब कोई पॉटर्स हेवी लोड लेके चलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रख लेते हैं अपने हेड पे टू डिक्रीज द प्रेशर ड्यू टू द मास ऑफ द लोड्स. गॉट द पॉइंट? सो द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन. This is because railway tracks are laid on large side wooden sleepers so that the thrust, the perpendicular force is known as thrust. Thrust क्या होता है, सारे perpendicular force को हम लोग thrust भी बोल सकते हैं, यानी कि जब force perpendicularly लग रहा होगा किसी पे, इधर से अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लगा तो अब फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, थ्रस्ट. तो थ्रस्ट कुछ और नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन दैट फोर्स इज नेम्ड एज thrust, right? So railway tracks are laid on large side wooden sleepers so that the thrust due to the weight of the train is spread over a large area. This reduces the pressure on the ground which would prevent the yielding of the ground. तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप लोग कभी रेलवे लाइन देखे होंगे तो उसपे क्या होता है, दो लाइंस के बीच में बहुत सारे कंक्रीट्स के स्लीपर्स लगे होते हैं. क्यों?
क्योंकि ये जो रेलवे लाइंस होता है ये बहुत ही पतला होता है और जो हमारा ट्रेन होता है वो बहुत हेवी होता है। तो अगर एरिया कम होगा और फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये जो रेलवे लाइंस होते हैं ये ग्राउंड के अंदर सिंक कर जाएंगे। सो टू प्रिवेंट दिस वी यूज स्लीपर्स टू इंक्रीज द एरिया। जैसे ही हम स्लीपर्स लगा देते हैं तो पहले एरिया इतना ही था, जब स्लीपर लगा दिए तो अब ये पूरा एरिया इसके अंदर आ रहा। समझ में आ गया? यानी ये पूरा एरिया, इस दो रेलवे लाइन के बीच का जो पूरा एरिया है वो सारा ये कवर कर लेगा। तो चूंकि एरिया इंक्रीज कर गया और फोर्स उतना ही है तो अब क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये रेलवे लाइन ग्राउंड के अंदर सिंक नहीं करेगा एंड इट प्रिवेंट्स एनी डैमेज ऑफ द ट्रेन। समझ में आ गया? सो वी यूज स्लीपर बिटवीन द रेलवे लाइंस। अंडरस्टैंड? क्लियर है सब कुछ? ओके, द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के यूनिट का कन्वर्जन हम लोग देखेंगे ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके थे कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के। हाउ इज दिस पॉसिबल? वी ऑल नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये जो मेजरमेंट है ये ऐसा यूनिट में है। हमने पहले ही बताया था कि जो ऐसा यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट में हम लोग केजी, मीटर, सेकंड, इस तीनों यूनिट से सॉल्व करते क्वेश्चन। और जब सीजीएस यूनिट का बात होता है तो ये केजी ग्राम में बदल जाता, मीटर सेंटीमीटर में बदल जाता, सेकंड सेकंड ही रह जाता। तो जो ये फोर्स है ये 1 न्यूटन तब होता है जब ये सारे एसआई यूनिट से मिलके बना होता। ठीक है, लेकिन हमको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई से सीजीएस में। ठीक है, तो इधर रहने दो 1 न्यूटन और इधर क्या कर दो, सारे एसआई यूनिट्स को सीजीएस में चेंज कर दो। तो केजी को किस में चेंज करना है हमको, ग्राम में। वी ऑल नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। अगर नहीं पता तो जान लो, 1 kg में 1000 ग्राम होता। ठीक है, 1000 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 kg के बदला 1000 ग्राम कर देंगे इनटू मीटर। वी ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो हियर वी पुट 100 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। अगेन the second remains the same both in SI as well as CGS unit। तो सेकंड के बदले सेकंड ही रह जाएगा, तो 1 into 1 सेकंड। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5, यानी 1 पे 1 2 3 4 5 5 zeros अपॉन 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, और सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, 1 पे 5 0 है तो हम लोग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं इसको, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, डाइन। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 के पावर 5 डाइन। कन्वर्जन समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो जो प्रेशर होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। ठीक है, और प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का सीजीएस यूनिट होता है बैरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरी। और एक बैरी बराबर होता है 0.1 पास्कल, यानी कि 1/10 पास्कल। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को इसका कन्वर्जन खुद करना है। जैसे हम लोगों ने ये कन्वर्जन करा सेम उसी तरह आप लोग इसका कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, so next one is some numericals. Calculate the pressure when a force of 400 Newton is applied on, पहला है 20 मीटर स्क्वायर एरिया और दूसरा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ओके, we all know that pressure is equals to force upon area, right? So what is force? Force is 400 Newton. And what is area? The area is 20 meters square. So 20 meters square. So pressure is equals to 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रेशर इज इक्वल्स टू 20 पास्कल। समझ में आ गया कैसे बनता है क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? दूसरा क्या है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स इज 400 न्यूटन एंड एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको यहाँ दिख रहा है न्यूटन क्या होता, न्यूटन ऐसा यूनिट होता है, कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, और सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस, राइट। तो एसआई को हम लोग सीजीएस से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, या तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। यहाँ से 100 इधर आ गया, डिवाइड में आ गया। अगर दोनों तरफ अपन स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर
1/10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर। अब हमको कितना लेना है, 200, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 200 इंटू 1/10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर। कैंसिल 2। अब क्या हो जाएगा, एरिया अपना आ जाएगा 2/100 मीटर स्क्वायर, राइट। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये भी एसआई में है और ये भी एसआई में है, तो अब डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/100, ये 100 ऊपर जाएगा, तो 400 इंटू 100/2 दैट इज 2 इंटू 10⁴ पास्कल। समझ में आ गया सबको, पक्का। अब तुमने क्या करना है, हम तो ऐसा ही बता दिए, तुमको क्या करना है, इस वाले को सीजीएस में कन्वर्ट करो, यानी न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो और तब प्रेशर निकालो। तो अब जो प्रेशर निकलेगा वो प्रेशर किस में निकलेगा, वो प्रेशर बैरी में निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम लोगों को खुद से करना है, तो न्यूमेरिकल्स ही बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। एंड नाउ द चैप्टर एंड्स। डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज whatever book you want, any reference book you can take for all the questions. Do numericals and do all the definition questions of this chapter and send me. I will check your answers. Right? Okay, thanks and good luck.